Okay, so we were going to start from the forest part. तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. ठीक है, तो कोई बता सकते हैं ये रिपोर्ट निकालता कौन है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. करेक्ट. तो ये रिपोर्ट बेसिकली रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट साइंस करती है, और इसको बनाने का काम जो है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करती है, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, which was established in 1981. सो अभी ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं, मतलब कितने साल में निकलती है? लाइक इज इट एनुअल रिपोर्ट, बाय एनुअल या बाई ईमेल रिपोर्ट? क्या है ये, क्या फ्रीक्वेंसी है इस रिपोर्ट की? आई थिंक एनुअल. एनुअल नहीं है, दिस इज रिलीज एवरी 2 years. ठीक है, तो लास्ट रिपोर्ट जो निकला था वो 19 का निकला था, अभी 2021 का निकला है, लेकिन ये आया ऑलमोस्ट एंड में है 2021 में. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. सो फर्स्ट टाइम ये हुआ था, मतलब यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है कि ये पहली बार 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा नहीं है. इट वाज स्टार्टेड बैक इन 1987. ठीक है, तब से लेके अब तक ये 17th रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है इसका. सो एक तो ये चीज याद रख सकते हो. दूसरा, चैप्टर्स कुछ इस रिपोर्ट में ऐड किए गए हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट वर ऑलरेडी देयर. तो फर्स्ट इज फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन टाइगर रिजर्व एंड टाइगर कॉरिडोर्स. तो टाइगर कॉरिडोर्स और टाइगर रिजर्व में क्या फॉरेस्ट के हाल है उनको रिकॉर्ड किया गया पहली बार. दूसरा, ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन यूजिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार डेटा. तो क्योंकि इसमें मोस्टली जो डेटा है वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही इन्होंने इकट्ठा किया है. सो उसके थ्रू ये लोग बायोमास एस्टिमेशन भी कर रहे हैं. ठीक है, बायोमास क्या होता है? जो भी लिविंग मैटर होता है गिवन एरिया में उसको बायोमास बोलते हैं. ठीक है, सो उसका भी एस्टिमेशन करेंगे. और वो करा किससे? तो एफएसआई, फूड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो का एक प्रीमियर एजेंसी है विच इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद. तो उसके साथ मिलकर ये ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन के ऊपर भी इन्होंने डेटा निकाला है. इसके अलावा मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट इन इंडियन फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये एफएसआई ने इन कोलैबोरेशन निकाला, बिट्स प्लानिंग. ठीक है, तो वो याद रख सकते हो. तो की फाइंडिंग ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें पूरा ट्रेंड एनालिसिस भी किया हुआ है 2019 के कंपैरिजन करके. सो फर्स्ट इज फॉरेस्ट कवर. ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.7% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये याद रखना, ये स्पेसिफिक वैल्यू याद रखना जरूरी होती है, क्योंकि आगे हम ट्री कवर भी देखेंगे और फिर टोटल उसका जो समीशन आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो डेसिमल्स में भी कोशिश करना कि ये चीज याद रहे. ठीक है, तो 21.71, दिस इज द जोग्राफिकल एरिया दैट इज कंसिडर्ड फॉरेस्ट. ठीक है, और फिर फॉरेस्ट को भी हम लोगों ने 5 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर दिया. स्क्रब फॉरेस्ट या नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेस्ट कवर, फिर ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है. ठीक है, और फिर ये ऊपर टोटल फॉरेस्ट कवर है. तो अभी जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, if we compare it with the 2019 report, there has been an increase in forest cover. ठीक है, और वो इंक्रीज 0.22%. ठीक है, तो इतना वो नेटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है कि कितना इंक्रीज हो, बस ये याद रखना इंक्रीज हुआ है. यूपीएससी यही पूछेगा कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज ही हुआ है. तो बाकी जो फॉरेस्ट टाइप्स की बात करें, वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड. मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैज सीन अ डिक्रीज, एंड ओपन फॉरेस्ट अगेन हैज सीन अ इंक्रीज, और स्क्रब जो कि फॉरेस्ट कवर में नहीं आता उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है. ठीक है, सो ओवरऑल ये ट्रेंड जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, फिर अगर हम बात करें इंडिया के फॉरेस्ट कंपोजिशन की बेस्ड ऑन ये फॉरेस्ट टाइप जो हमने देखे, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, तो कोई बता सकते हैं ये कंसीडर कैसे किया है मॉडरेटली डेंस, डिस्टिंक्शन कैसे किया हुआ है इसके अंदर? एनी आइडिया? कैनोपी. हाँ, करेक्ट. तो कैनोपी डेंसिटी जो है उसके थ्रू हम लोग अलग अलग ये डिस्टिंक्शन करते हैं. ठीक है, सो वो पता होना चाहिए. सो ये टोटल जो फॉरेस्ट कवर है पाई चार्ट के अंदर, इसको चेक कर लो. ठीक है, सो सबसे ज्यादा इसमें नॉन फॉरेस्ट जो है वो पार्ट आ जाता है फॉरेस्ट कवर में. नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जो है फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर ओपन फॉरेस्ट है. ठीक है,
सॉरी सबसे ज्यादा इसके बाद नॉन फॉरेस्ट के बाद ओपन फॉरेस्ट है, देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, देन वेरी डेंस फॉरेस्ट और लास्ट में स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है। सो ब्रॉडली ये डिस्टिंक्शन है एरियाज के कंपैरिजन में, ठीक है। एक हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जिसके अंदर हमने एक टारगेट सेट कर रखा है कि हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज तक होना चाहिए। कोई बता सकता है कितना टारगेट है उसके अंदर? 3%. 2.91%. हाँ, तो 1/3 होना चाहिए विच इज रफली 33%, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था ये 1988 का, जिसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव जो था वो सेट किया गया था, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए। तो अभी हम उस टारगेट से ऑलमोस्ट 9% समथिंग पीछे हैं, ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट कवर को भी जो ट्री कवर है उसको भी मिला देता हूँ, ठीक है। सो टोटल स्टेट्स, टॉप 5 स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी इस टाइप के सवाल पूछेगा कि टॉप 5 स्टेट कौन से हैं, उनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला यह है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। सो ये थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन प्री में पूछे हुए हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही डायरेक्टली पूछा गया था, आई गेस 2020 में पूछा गया था। तो टॉप 5 स्टेट्स बाय परसेंटेज ऑफ स्टेट ज्योग्राफिक एरिया, मतलब जो स्टेट का जो पूरा एरिया है और उसमें जितना फॉरेस्ट कवर है उसका हमने परसेंटेज निकाला है, ठीक है। तो उस लिहाज से सबसे ज्यादा एरिया जो है परसेंटेज वाइज मिजोरम में 84%, नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय एंड देन इज मणिपुर एंड नागालैंड, ठीक है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं। तो यूपीएससी इस टाइप से पूछ लेता है ये 4 स्टेट्स को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये थोड़ा इन्फो जो है आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइप का सवाल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्री कवर्स। तो ट्री कवर मतलब उसको बोलते How is हैं it ऐसा पैच written? ऑफ How is it written? व्हाट Madhya Pradesh in top 5 states, and then again it's written that Maharashtra is Maharashtra maximum tree cover. एक्चुअली वेयर इज इट रिटन महाराष्ट्र एज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर? And top 5 वी आर states फर्स्ट में टॉकिंग, मैम वो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हमने पहले देखा, यहाँ पे फॉरेस्ट हाँ कवर में टॉप जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री कवर। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस है, ठीक okay है। okay सो हाउ इज इट डिफरेंट? हाँ, फॉरेस्ट कवर that व्हेन द कैनोपी डेंसिटी इज हाँ ग्रेट। हाँ, तो फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं? व्हेन द कैनोपी डेंसिटी इज ग्रेटर देन 10% एंड एरिया इज ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर इन साइज। तो आज जो हमने पेपर सॉल्व किया था अभ्यास का, तो देयर ऑल्सो वी सॉ कि यही डेफिनेशन डाला हुआ था। तो फॉरेस्ट कवर कब बोलते हैं? जब कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 10% होती है और एरिया इज ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर इन साइज, ठीक है। सो दिस इज फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट ट्री कवर है। तो ट्री कवर क्या है? दे कुड बी अ पैच ऑफ ट्रीज। तो पैच ऑफ ट्रीज हो सकता है विच इज नॉट अंडर दिस क्लासिफिकेशन, मतलब वहां पे हो सकता है कि वो 1 हेक्टेयर एरिया ना हो, उससे कम ही हो, ठीक है। एंड कैनोपी डेंसिटी भी थोड़ा सा वेरिएबल हो भी ज्यादा भी हो सकता है या 10% भी हो सकता है। तो जनरली उन एरियाज को हम ट्री कवर में काउंट करते हैं जो कि 1 हेक्टेयर वाला जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाता एंड ऑल्सो फॉल आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। सो इसके अंदर बात करें तो इट हैज शोन एन इंक्रीज, ठीक है। टोटल ट्री कवर की बात करें तो इट्स 2.91% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो यूजली इस रिपोर्ट में ये इसका समीशन करके देते हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया का एंड टोटल ट्री कवर का, ठीक है। तो उसको आप ऐड कर दोगे तो इट्स रफली एड्स अप टू 24%, 24.6%, ठीक है। इतना कुछ रफली आ जाता है, ठीक है। सो ये देख लेना। एंड स्टेट विद मैक्सिमम ट्री कवर इज महाराष्ट्र, ठीक है। तो अभी इफ यू रिमेम्बर लाइक विद इन 1 और 1.5 ईयर तो एक न्यूज चल रहा था आरए फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो वो आरए फॉरेस्ट जो था वो यहीं पे था महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। सो अगेन इसमें भी ट्रेंड की बात करें तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन ट्री कवर,
ठीक है। तो यही ट्रेंड याद रखना है कि इंक्रीज हुआ है। ऊपर हमने देखा फॉरेस्ट कवर भी जो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ट्री कवर आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक है। सो जो फॉरेस्ट एरिया जो हमने डेफिनेशन वाइज देखा, उसके बाहर कितना ट्री कवर ऐड हुआ है। सो टोटल 29.29 million hectares, 36.18% of total forest area and tree cover of India, ठीक है। तो ये देख लेना, इतना है आउटसाइड फॉरेस्ट ट्री, ठीक है। और हाईएस्ट एक्सटेंट की बात करें तो महाराष्ट्र अगेन यहाँ पे टॉप है, उड़ीसा एंड कर्नाटका, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आउटसाइड कितना हुआ और इनसाइड कितना हुआ, ओवरऑल जो ट्रेंड थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। एक तो ये पता होना चाहिए टॉप स्टेट्स कौन से, परसेंटेज वाइज स्टेट कौन सा है। नेक्स्ट, ट्री कवर का क्या लेना देना है, कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, forest cover with respect to recorded forest area. So the forest cover in the recorded forest area increase of 31 square kilometer, and forest cover outside recorded forest area has also increased, ठीक है। so ये चीज याद रख सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया जो है इंक्रीज हुआ है, रिकॉर्डेड के अंदर भी और अनरिकॉर्डेड के अंदर भी ये इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हिल डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में है तो आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस जो फॉरेस्ट का हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ही हुआ है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 64.6%, यानी 2/3 ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंड हमें पता भी है टोपोग्राफी इस टाइप की है कि ज्यादा फॉरेस्ट हैं एंड ट्राइबल्स भी रहते हैं, तो इसीलिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज के चलते इतना ज्यादा फॉरेस्ट कवर वहां से हटा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे तेजी से जैसे एक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो फॉरेस्ट कवर वहां पे भी घट रहा है, ठीक है। सो देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ अबाउट 0.6%, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नेक्स्ट, तो ये कुछ फॉरेस्ट कवर जो थे, क्योंकि अभी रिपोर्ट में ये नया चैप्टर ऐड हुआ था कि फॉरेस्ट कवर को हम लोग देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइगर रिजर्व या टाइगर कॉरिडोर्स, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर्स आर टू डिफरेंट थिंग, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो है जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसके अंदर, विच इज नागार्जुन एंड श्री सेलम टाइगर रिजर्व, विच इज देयर इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इसके अंदर है। तो ये थोड़ा सा यूपीएससी ने 2020 में इसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किस टाइगर रिजर्व में, तो उसका आंसर भी यही था, नागार्जुन श्रीशैलम। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख सकते हैं। एंड अगर डिकेडल असेसमेंट की बात करें, मतलब 10 साल का अगर टाइम पीरियड में देखें, तो फॉरेस्ट कवर जो टाइगर एरियाज में डिक्रीज हुआ है, लेकिन टाइगर कॉरिडोर्स में इंक्रीज हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को याद रखना। तो इसके अलावा टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट गेन इन फॉरेस्ट कवर इज बक्सा। Buxa is in West Bengal. Then Tiger Reserve with the highest losses in forest cover is Kawal in Telangana, ठीक है। तो ये क्योंकि नया चैप्टर ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा इसके प्रोविजन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड। तो अगेन निटी-ग्रिटीज है, नंबर्स हैं, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव्स का, क्योंकि ये रिपोर्ट के अंदर मैंग्रोव्स के ऊपर भी आता है सर्वे, एंड इसके अंदर अच्छी बात यह है कि मैंग्रोव्स का जो एरिया वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इट हैज इंक्रीज बाय 17 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 0.34%। तो ये चीज याद रख सकते हैं। मैंग्रोव का अगर एरिया की बात करें तो इट्स नॉट इवन 1% ऑफ टोटल कंट्री जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। ऐसा पूछ लेगा कि 2% है, 3% है, ऐसा कोई गलत स्टेटमेंट डाल के पूछ लेगा, तो वी शुड नो इट्स लेस देन 1%, एंड टू बी एग्जैक्ट 0.15% है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता था टॉप स्टेट्स एंड यूटीज विद मैंग्रोव कर्व। तो फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल। तो इससे एसोसिएटेड कोई मैंग्रोव फॉरेस्ट बता सकते हो क्या वेस्ट बंगाल में, अगर कोई है तो? सुंदरबंस। हाँ करेक्ट, सुंदरबन है भीतर सबसे करने मेन, का तो वही है। उड़ीसा। हाँ मैम, भीतर करने का भी है। एंड देन हमने मतलब ये ऑर्डर थोड़ा सा इस तरह याद रखना, वेस्ट बंगाल है, फॉलोड बाय गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार,
देन आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र एंड देन ओडिशा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑर्डर भी पूछ लेता है वो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंक्रीज जो हुआ है उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। ऐसा एरिया पूछ लेगा, जैसे आंध्र प्रदेश में कल हमने एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी, तो वो पूछ लेगा उड़ीसा कि ये में भीतर मैंग्रोव एरिया करने कौन का। से स्टेट। हाँ, उड़ीसा में भीतर करने का है, राइट। तो ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, जैसे पिचावरम कहाँ है तो बता सकता है, वेयर इज पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट? पिचावरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, इट्स तमिलनाडु, राइट। सो ऐसा करके पूछ सकता है कि ये बताओ कहाँ पे है, इस टाइप से ये सवाल हो सकते हैं आपसे। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, राइट। सो इसमें तो इतना ही पार्ट इम्पोर्टेंट था। एंड हाईएस्ट इंक्रीज जो है उड़ीसा और महाराष्ट्र में है, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बैम्बू रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक और फैक्ट है यस, इसके बारे में, मैंग्रोव कवर के बारे में। सिर्फ एक ही स्टेट है जिसमें डिक्रीज हुआ है मैंग्रोव कवर। तो कोई बता सकता है कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र है क्या? नहीं नहीं, सॉरी, गुजरात। महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है। हाँ, सिर्फ गुजरात में डिक्रीज हुआ है मैंग्रोव कवर, सब स्टेट्स एंड यूटीज मिला के। तो याद रखना ये। ठीक है, एक ऐसे सवाल पूछता हूँ, तो ट्रू और फॉल्स बताना। तो वेस्ट बंगाल हैज मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया। जितना भी Yes, मैंग्रोव true. फॉरेस्ट है उसका 1/4। हाँ True. करेक्ट है। हाँ सुंदरबन से इट्स, कुछ 2000 के आसपास है शायद। हाँ सुंदरबन में आई गेस शायद 4,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर में। तो हाँ, टोटल इसके अंदर अराउंड 40% से ऊपर है। ठीक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे इंडिया का 40% से ज्यादा वेस्ट बंगाल में है। तो ऐसा एक रिलेटिव सेंस में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो बैम्बू रिसोर्सेज। तो एक सवाल पूछता हूँ, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट बैम्बू डाइवर्सिटी है फाउंड इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वर्ल्ड हाईएस्ट, नहीं ये फॉल्स, फॉल्स है। हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो चाइना में मिलती है। ठीक है, इंडिया सेकंड तो नंबर पे आता है बैम्बू डाइवर्सिटी के अंदर। अच्छा, क्या? ओके ओके, नहीं नहीं, ठीक है सही है। ठीक है, तो ये देख लेना बैम्बू वाला जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है उस सेंस में। एंड आई गेस सर एरिया में भी लिखने में कुछ दिक्कत करी है इन्होंने, शायद देख लेना एक बार। तो स्टेट विद द हाईएस्ट बैम्बू बेयरिंग एरिया इज मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में हमने बैम्बू मिशन भी चला रखे हैं, तो इस सेंस में नॉर्थ ईस्ट में अच्छा फोकस है, लेकिन बाकी स्टेट में डिक्रीज हो रहा है। सो स्टेट विद डिक्रीज इज मध्य प्रदेश। बट ओवरऑल साइज में बात करें तो मध्य प्रदेश है द हाईएस्ट बैम्बू रिजर्व। ठीक है, या हाईएस्ट बैम्बू बेयरिंग एरिया। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको ट्री के डेफिनेशन में से भी बाहर निकाल दिया था, तो अब इट वुड बी कंसिडर्ड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो याद रखना। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ठीक है, कितना कार्बन स्टोर कर सकते हैं, सिक्वेस्टर कर रखा है या कितना होल्ड कर रखा है, उसके बारे में था। तो देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ द कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट फायर प्रोन की बात करें तो इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया था 20%, यानी मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर और एक्सट्रीमली प्रोन टू, एक्सट्रीमली फायर प्रोन। ठीक है, सो ये चीज याद रख सकते हो कि फायर की वजह से ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द कंट्री का जितना भी फॉरेस्ट है वो वनरेबल है। ठीक है, सो इतना ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लाइमेट हॉटस्पॉट। तो ये वाला पार्ट अभी ऐड किया गया था रिपोर्ट के अंदर, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। एक फॉरेस्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चंस है काउंटर। इंडिया का कितना एरिया फॉरेस्ट के अंदर है अप्रोक्सीमेटली? 4.6%. कितना? सॉरी दीप्ति, मिस कर दिया मैंने। वो कितना? फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट और वो ट्री और फॉरेस्ट 24.6%. कवर
नहीं, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ, 25% के अराउंड है। और एक और फैक्ट है कि टोटल 17 स्टेट्स एंड यूटीज है जिनका एरिया 33% के ऊपर है, जोग्राफिकल एरिया एंड फॉरेस्ट। ये अगर कंपेयर करें तो 33% के ऊपर है, टोटल 17 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, ट्रू है ये फैक्ट। और तो ये वाला पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ऐड हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो as per the climate hotspot projection for this studied period, that is 2030, 50 and 85, UTs are going to witness high temperature increase. Ladakh, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, and state projected to witness the least temperature rise are Andaman, West Bengal, Goa, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Okay. तो मतलब हिमालयाज के अंदर ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो कोस्टल वाले उनमें जो टेम्परेचर राइज है वो सबसे लीस्ट होगा। ठीक है। And region to experience highest rainfall in the highest increase in rainfall are northeastern and upper Malabar coast, and region to experience least increase in even sometimes decline. और जितने भी northeastern states हैं like Arunachal Pradesh, Sikkim, northwestern part of the country like Ladakh, Jammu Kashmir and Himachal. ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस सेंस में है कि इंक्रीज में भी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करा और डिक्रीज में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बात करा, तो वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है उस सेंस में। तो देख लेना, मतलब ये पढ़ने के बाद तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बट ये नया चैप्टर ऐड किया था तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो ये था। किसी को कुछ और ऐड करना है फॉरेस्ट रिपोर्ट में? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अमेंडमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसने एक प्रपोजल या डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसा पेश किया है जिसके अंदर वो बात करें कि हम अमेंडमेंट क्या लाएं। ठीक है, क्या अमेंडमेंट ला सकते हैं, तो उसके बारे में बातचीत चल रही थी इसके अंदर, तो इसीलिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो न्यूज में था। यस। highest like highest state or region with forest cover and lowest. Can you please like MP is highest and lowest is लोवेस्ट प्रॉब्ली कोई यूटी वगैरह में होगा आई गेस, क्योंकि एरिया जो है वो सबसे छोटा जिस स्टेट का होगा ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट भी उसी स्टेट में छोटा होगा। क्योंकि सिंपली इफ यू टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट इन स्टेट तो गोवा होना चाहिए। हरियाणा गोवा सिक्किम। ऐसा है, हरियाणा पंजाब साइड कुछ है, वो साइड। करेक्ट, कंफर्म कर बच्चे रहा हूँ। कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा में कुछ 7% के अराउंड है फॉरेस्ट का। okay? Thank you. And UT यूटी, एक मिनट, लक्षद्वीप बता रहा अच्छा, है। सरप्राइजिंगली Lakshadweep is highest or lowest? नहीं, लोवेस्ट यूटी लक्षद्वीप। सिंस लक्षद्वीप, हाँ, क्योंकि उसमें कोरल आइलैंड्स बहुत है, तो नो प्रॉपर सॉइल फॉर ग्रोइंग फॉरेस्ट एक्सेप्ट फॉर कोकोनट Okay, and ट्रीज। highest Andaman Nicobar. हाँ, अंडमान ही होगा। निकोबार। Okay, thank you. राइट। तो नेक्स्ट इसमें टीएन गोदावरी केस है। ठीक है। तो यहाँ पे ये केस के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन है ही इंडिया में फॉरेस्ट को लेके लीगल कोई, तो ये टीएन गोदावरी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो परिव्यय था वो एक्सटेंड किया था। तो अपार्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट विच आर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द स्टेट लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके अलावा जो डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट का वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंक्लूड कर लिया था। ठीक है। तो इस सेंस में थोड़ा याद रखना है इस चीज को, ये डिक्शनरी मीनिंग में इंक्लूडेड है और ऐसा कोई लीगल डेफिनेशन नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है फॉरेस्ट को लेके। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो था वो केवल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसमें नहीं लगा सकते, इसके अलावा कोई अगर डिक्शनरी मीनिंग लग रहा है फॉरेस्ट का तो वहां पे भी लगा सकते हो। ठीक है। सो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इसके अंदर। ठीक है।
सो अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, तो इसमें बेसिकली द एक्ट प्रोहिबिट्स स्टेट एंड अदर अथॉरिटीज फ्रॉम बेसिकली डी प्रिजर्विंग अ फॉरेस्ट or diverting a forest land to some non-forest purpose या clearing of trees which were there in the forest region, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो उसको प्रोहिबिट करता है स्टेट को, एक्सेप्ट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दिमाग में रखना कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का बेसिक इश्यू क्या है। तो वो बेसिकली प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम डूइंग दीज एक्टिविटीज एज आई जस्ट टोल्ड, ठीक है, तो वो उनको करने से रोकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर अप्रूवल है तो फिर वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होती है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए तो फिर एक कंपनसेटरी फी देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको कंपनसेटरी लेवाई बोलते हैं, सच एज नेट प्रेजेंट वैल्यू और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है नेट कंपनसेटरी वैल्यू या नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कंपनसेटरी वैल्यू? ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी फॉरेस्ट की, लेट्स से 1 हेक्टेयर का लैंड मेरे को क्लियर करना था फॉर बिल्डिंग सम इंडस्ट्री, ठीक है, सो मैं अगर वो फॉरेस्ट को हटा रहा हूँ तो उसकी जगह मेरे को मैंडेटरी है कि कहीं ना कहीं मेरे को एक नया फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो इधर आई ग्रो अ न्यू फॉरेस्ट और आई पे फॉर द फॉरेस्ट दैट आई क्लियर्ड, ठीक है। तो अब पे कितना करना है, रैंडमली कोई अमाउंट तो पे नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक इकोनॉमिक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक सर्टेन एरिया के जो जितने भी ट्रीज वगैरह थे जो बायोडाइवर्सिटी उससे एसोसिएटेड थी उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है, सो एज टू मेक श्योर कि हम लोग जो पैसा दे रहे हैं या कंपनसेट कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसका एरिया का। तो ये चीज आप कर सकते हो, या तो आप पैसा दे दो उसके लिए या फिर आप कहीं पे किसी और लैंड पे उतनी ही लेवल का एक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करें, ठीक है। सो द पावर टू मेक रूल्स। तो बट हाउ डू यू कैलकुलेट इट, मतलब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं एनपीवी, कुछ है क्या पता है क्या उसके बारे अब में? हाँ, अब जैसे ना इसके लिए टीबी था ना, एक हमने पढ़ा है द अच्छा, पवन सुखदेव वाला। हाँ हाँ पवन सुखदेव वाला, कि उन्होंने पूरा मैकेनिज्म बनाया था टीब के अंदर, उन्होंने पूरा ये बता रखा था कि कैसे आप मेजर करोगे, ठीक है। और वो निटिग्रिटीज क्या है वो तो उस प्रोसीजर के अंदर है, बट इसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने बनाया था, ठीक है, उसके लिए टाइलर प्राइस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है उनको, तो वो देख लेना, सीवीडी वगैरह के अंदर निकाला था वो। तो अच्छा, उसके थ्रू हम लोग नहीं प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यूएनईपी के अंडर था वो। राइट, यूएनईपी के अंदर था। तो हम्म, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, और एक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड होता है, पहले कैंपा होती थी, पहले एडहॉक थी, लेकिन अब उसको भी 2016 या 17 के अंदर गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, ठीक है। तो आई गेस उस पर क्वेश्चन भी शायद चैनल में पूछा हुआ था एक बार कि स्टेट्स के पास, लेट्स से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेट अथॉरिटी है, तो लेट्स से अगर मैं अंबानी हूँ और मेरे को राजस्थान में कोई फॉरेस्ट क्लियर करना था, मैंने फॉरेस्ट क्लियर किया, उसकी जगह अब मैं गवर्नमेंट को जो नेट प्रेजेंट वैल्यू था उस फॉरेस्ट का वो मैं एज ए कंपनसेशन दूंगा, एंड मैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पैसा जाएगा नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड के अंदर, वहां से फिर वो पैसा जाएगा टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड है उसमें जाएगा, और फिर उससे जो भी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक्टिविटी करनी होगी वो गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो ऐसा रहेगा कि 10% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, 90% स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है, लेकिन आएगा पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और फिर स्टेट को जाएगा। तो ये चीज याद रखना। सो तो पावर जो है इस एक्ट के अंदर 10% सेंट्रल गवर्नमेंट का कट, ऐसे बोल सकते हैं ना उसे? हाँ राइट, ठीक है। राइट। सो नेक्स्ट बात करें डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो कोई भी जनरल ये है कि अगर कोई प्लांटेशन एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो सब नॉन फॉरेस्ट पर्पस में आप लैंड को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो वो चीज है, वो उसकी भी डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूशन ऑफ एन एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट कर सकती है जो एडवाइज करे गवर्नमेंट को ऑन अप्रूवल, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट से
स्टेट गवर्नमेंट से लगातार प्रपोजल आते रहते हैं कि हम इसको डाइवर्ट कर दें, क्या हम इसमें ऐसा कर दें वैसा कर दें। तो उस सब के लिए भी एक कंसल्टेशन कमेटी रहेगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। नेक्स्ट पेनल्टीज, तो पेनल्टीज अभी थोड़ी इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं थी। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 15 days। तो देख सकते हो कितना कम ही था पनिशमेंट, तो उसको अब बढ़ाएंगे अमेंडमेंट में, यही बात चल रही है। एंड ऑफेंसेस बाय अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट आर आल्सो पनिशेबल। ये याद रखना कि कोई भी अपील है इस एक्ट के अंडर तो इट लाइज टू एनजीटी फर्स्ट। एनजीटी के पास जाओगे फिर आप आगे कहीं और जाओगे, ठीक है, तो ये याद रखना। सो प्रपोज अमेंडमेंट इसमें द स्कोप ऑफ द एक्ट टू डिफाइन फॉरेस्ट। यस, आगे सुप्रीम कोर्ट जाओगे 90 डेज के अंदर एनजीटी के बाद। करेक्ट। अगर आपको शांति नहीं पड़ रही है विद एनजीटी अप्रूवल तो फिर आप 90 डेज के अंदर अप्रोच कर सकते हो। 90 डेज के बियॉन्ड फिर कोई रेमेडी नहीं होती, ठीक है, फिर जो है वही रहेगा, हम्म, ठीक है। सो अब जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसमें पहली चीज तो कि वी विल डिफाइन फॉरेस्ट ऑब्जेक्टिवली। तो अभी क्योंकि जैसा आप मैंने देखा कि लीगल कोई डेफिनेशन ही नहीं है फॉरेस्ट की, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना पड़ा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ही नहीं है फॉरेस्ट की। तो उस सेंस में सबसे पहले तो ये जो गैप है उसको कवर अप करेंगे, ठीक है, कि प्रॉपरली फॉरेस्ट को डिफाइन करो। फिर इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए हैं, बट आई डोंट थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की जरूरत में मैंने पढ़ा तो काम का नहीं लगा मेरे को, तो वी कैन स्किप दिस पार्ट। मतलब इसमें बहुत नेटिग्रिटीज हैं कि किस किस को एग्जाम किया गया है। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है वो देख लो। तो कंजर्वेशन ऑफ प्रिस्टीन लैंड, यानी ऐसे कुछ एरिया जहाँ पे अभी तक बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है, और वो अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, वो फॉरेस्ट है। तो उसको बचाने के लिए एक ऐसा वो लॉक पीरियड कर सकते हैं जहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई एक्टिविटी किसी तरह की भी नहीं अलाउड होगी, ठीक है। तो जैसे अभी रिसेंटली रिवर न्यूज में थी उमन गोट करके, किसी को याद है किस सेंस में थी उमन गोट? Cleanest river, I guess. गोट, हाँ करेक्ट। Moat. तो ये क्लीनेस्ट इन स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है। ओमन गोट रिवर है जो देखा होगा, जिसमें वो बोट का फोटो आया था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा है। आई गेस चलो होगा ही, देख लो था। ठीक है, तो ये देख लो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बोट पानी हवा में तैर रहा है, ठीक है। तो इतना क्लीन रिवर है इसके अंदर। तो इस टाइप के जो प्रिस्टीन क्लाइमेट होंगे ना, उनको फॉरेस्ट होंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वहां पे लॉक इन पीरियड रहेगा, कोई एक्टिविटी काफी समय तक अलाउड नहीं होगी। हाँ मेघालय, स्टेट ऑफ मेघालय। सो उसके अलावा, हाँ तो इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास एरिया है वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा इस एक्ट के अंदर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती है तो विदाउट एनी कंट्रोवर्शन ऑफ दिस एक्ट वो कर सकती है, ठीक है। माइनिंग प्रोविजन के लिए कुछ यहाँ पे जो पहले नियम थे उनको हटा दिया गया। सो ओवरऑल थोड़ा सा गवर्नमेंट का साइड इस एक्ट को पढ़ने के बाद, ये अमेंडमेंट्स जो प्रपोज है उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बिजनेस फ्रेंडली लीनिंग जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो मिस यूज ये माइनिंग प्रोविजंस के लिए प्रोविजन थे स्ट्रिंजेंट, वो हटा दिए। फिर न्यू ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज को अलाउ कर दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर कोई नया ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आया जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो उसको भी अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन से ज्यादा ये बिजनेस लीनिंग थोड़ा सा ज्यादा लगता है उस सेंस में। इसके अलावा अगर किसी की प्राइवेट लैंड है जो कि फॉरेस्ट एरिया के अंडर आ रही है तो उसको अलाउड होगा 250 स्क्वायर मीटर तक कंस्ट्रक्शन करने का। इसके अलावा डबल इम्पोजिशन ऑफ एनी लेवी शुड बी रिमूव, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि किसी से दो दो बार कंपनसेटरी का पैसा लिया जा रहा हो, ठीक है, तो वो भी हटा दिए गए प्रोविजन। इसके अलावा पीनल प्रोविजन जो है उनको थोड़ा और स्ट्रिंजेंट किया गया। तो अभी हमने देखा था 15 डेज का जेल टर्म था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 1 साल का कर दिया जाएगा, और ऑफेंसेस इसके अंदर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, ठीक है।
तो ये चीज याद रखना। और अगर लेट्स से कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही इन्वॉल्व पाया जाता है, ठीक है, कि वो किसी ऐसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, तो वहां पे जो कंपनसेटरी जो फंड है वो सारा का सारा नेशनल कैंपा फंड, ठीक है, नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड जो है उसके अंदर चला जाएगा रादर देन गोइंग टू द स्टेट फंड। तो ये भी प्रोविजन ये रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रपोज अमेंडमेंट है, आएगा नहीं आएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या प्रपोज कर रही है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज, तो गुडालूर जीन पूल गार्डन तमिलनाडु इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि जनरल पब्लिक जो है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वो सब मिलकर फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। But it was established in 1989 under the Hill Area Development Program in Gudalur Forest Division of the Nilgiris. The PMF works on co-management and give and take relation between village community and forest department. Okay. So, following the objective है in situ conservation, which is for the endemic species, ठीक है, कि वो जहाँ पर है वहीं पे उनका कंजर्वेशन किया जाए, और एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो यहाँ पे रेयर एंडेंजर्ड जो प्लांट स्पीसीज है उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेके और फिर उनको प्रिजर्व करें, ठीक है। तो यही ब्रॉडली दो ऑब्जेक्टिव्स थे। तो किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो बड़ा उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड? ऐड नहीं करना है, बट क्वेश्चन है ये कि हम वेटलैंड्स डिक्लेयर करते हैं क्या FCA 1980 के अंडर, वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, रामसर वाली? ये तो स्टेट्स को बोल रखा है ना, उसके लिए वेटलैंड अथॉरिटी भी है शायद। एक्सेप्शंस है ना 4 एक्ट जिसके अंडर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, याद है किसी को? जिसके अंदर डिक्लेयर नहीं, मतलब उसके अंदर अगर वेटलैंड, मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, आई गेस वेटलैंड्स को तो ईपीए एक्ट के अंदर ही है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आप वेटलैंड रूल्स करके, तो हर स्टेट गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटलैंड्स को डिक्लेयर करेगी। करेक्ट। तो वो इसके अलावा 2017 के कुछ जो कहना चाहते हो है, क्या? हाँ वो 2017 के जो रूल्स है उसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि किस किस एक्ट, मतलब वो छोड़ के आप वेटलैंड्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो उसमें 4 एक्ट्स आते हैं, राइट? 1980 का ये है, देन आई थिंक 27 का फॉरेस्ट एक्ट है, 72 का एक्ट है, CRZ रूल्स 2011। तो इसके अंदर अलग से वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं लोग, EPA के अंडर नहीं होगा फिर। In 72. करेक्ट। 27 फॉरेस्ट एक्ट, देन 72 का एक्ट, ये 80 वाला एक्ट, एंड देन CRZ रूल्स 2011 आई गेस। एंड वो बाकी 2-4 कॉमन प्रोविजंस की रिवर पैडी इरिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट, ठीक है। तो यूनेस्को एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एंड IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ना? राइट। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हमने देखा था हेडक्वार्टर है। तो बेसिक लाइनर वन लाइनर पूछ सकता है किसी स्टेटमेंट में कि IUCN के बारे में, चलते चलते ये पूछ लेगा हेडक्वार्टर यहाँ है, तो पता एक होना और चाहिए। इंस्टीट्यूट का ग्लैंड में है IUCN के साथ, IUCN के WWF ना? साथ हाँ, WWF का भी वही है। ये दोनों साथ में आते हैं। वो साथ में आते हैं, वो दोनों मिला के ट्रैफिक आता है NGO, और ट्रैफिक का कहाँ पे? कैम्ब्रिज में, UK। ट्रैफिक तो लंदन, हाँ लंदन में। ठीक है, सो ये देख लेना, ये रिपोर्ट रिलीज किया वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट।
तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कितना कार्बन सिक्वेस्टर कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में यही पता लगाया गया था। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 190 मिलियन टन CO2 जो है सिक्वेस्टर कर रहे हैं बिटवीन दीज लास्ट 2 डिकेड्स, 2001 से लेके 2020 तक। ठीक है, तो इसमें इतना सिक्वेस्टर किया है। मैक्सिमम जो वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट कार्बन है स्टोर्ड इन द ट्रॉपिकल साइट्स। ठीक है, सो इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज है कि लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर अबाउट 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो ये याद रखना कि इतना खत्म हो गया और उसकी वजह से काफी जो कार्बन सिक्वेस्टर होता अब नहीं हो पा रहा। फर्दर क्लाइमेट चेंज की वजह से सीवियर इम्पैक्ट पड़ रहा है कई ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एबिलिटी थी वो भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इसके अलावा लैंड यूज पैटर्न भी एक मेजर इम्पैक्ट है, क्योंकि वो लॉस्ट हो रहा है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉरेस्ट। नेक्स्ट, इंडिया में जो सुंदरबन है, इट्स द नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क इज अमंग द 5 साइट्स दैट हैव हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक। तक इस 2021 में ही ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज ब्लू कार्बन करके। तो ब्लू कार्बन वही है कि मरीन से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वही होता है। तो यहाँ पे ब्लू कार्बन का लेना देना है विद द डिकेइंग प्लांट्स, लीव्स, रूट्स और एनिमल स्टोर्ड इन द कोस्टल एंड मराइन इकोसिस्टम। ठीक है, तो वो कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर वो जो भी स्टोर्ड है, ये कोस्टल या जो मरीन इकोसिस्टम के अंदर जो भी स्टोर्ड है ऑर्गेनिक मैटर, वो ब्लू कार्बन कहलाता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। सो ब्लू कार्बन इंक्लूड्स सी ग्रास, मीडोज, टाइडल मार्शेस, मैंग्रोव्स एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये बता दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है इंडिया के अंदर? एनी आइडिया नंबर कितना है? सॉरी साइट्स ना। अच्छा, हाँ, साइट्स तो एनी 50 गेसेस? प्लस है क्या? तो 5 नहीं, 50। अरे नहीं, अच्छा, तो केवल 40 हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ऐड किया गया था डोलावीरा, तो उसको मिला के 49 टोटल 49 हाँ, खिजारी एंड अरे मैम, वेटलैंड की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है इंडिया में। ओके ओके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलर्ट थोड़ा सा रहना चाहिए अपने को। ठीक है, तो ये देख लेना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, जिनमें से 32 कल्चरल है। तो अभी आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग सिंस एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज है प्लस एक मिक्स साइट है। तो एक मिक्स साइट का बता सकते हो नाम क्या है? मिक्स हेरिटेज साइट में जो आती है। ठीक है, तो देख लो ये एलोरा सब। ऐसा है क्या? नहीं, वो एक जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, ये याद रखना। मिक्स्ड है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मिक्स्ड। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट न्यूज में तो प्रॉब्ली इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, केवलादेव गाना नेशनल पार्क विच इज इन स्टेट ऑफ राजस्थान, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन स्टेट ऑफ असम, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, उत्तराखंड में दोनों सेपरेट है, नंदा देवी नेशनल पार्क अलग है और वैली ऑफ फ्लावर्स अलग है। नेक्स्ट, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, वेस्टर्न घाट्स spreading across all these states: Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. Next, Great Himalayan National Park, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो पर ये जो है मैप टोटल। का इसका कंपेयर कर सकते हैं क्या? यप, बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मैंग्रोव वैली। ठीक है, आई गेस इतना ठीक दिख रहा होगा ना। सो ये देख लो, नंदा देवी था। ठीक है, नंदा देवी हमारे पास इसके अंदर भी है, नंदा देवी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है।
और मैन और बायोस्फीयर एरिया प्रोग्राम में भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स हेरिटेज साइट के फॉर्म में पढ़ा है, ये भी उसके अंदर है, ठीक है, मैन एरिया प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट हमने मानस पढ़ा, ठीक है। तो मानस जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट यहाँ पे मैन एरिया जो बायोस्फीयर पार्ट है उसके अंदर नहीं है वो पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो काजीरंगा, काजीरंगा इसमें है नहीं, ठीक है, तो वो चीज है। मानस है ना दोनों फिर में? नहीं, मानस इसमें नहीं है ना, मैन एरिया मैप में बायोस्फीयर में इट्स नॉट अ पार्ट, मैप में पार्ट नहीं है। बाकी WHS है, ठीक है। इसके अलावा केवला देव WHS है, और क्या था, हाँ सुंदरबन, ये दोनों में है, मैप में भी है और WHS में भी है, ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हैं। इसके अलावा वी हैव वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से ऐसे डायरेक्टली तो कोई रिलेटेड नहीं है, बट हाँ इफ यू ट्राई टू फाइंड सम लिंकेज तो नीलगिरी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा WHS में आता है, तो नीलगिरी भी उसका पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये WHS में है, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट। नहीं है, हाँ ये कोल्ड डेजर्ट वाला आई गेस ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये मैप का पार्ट नहीं है, लेकिन WHS है, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये देख लिया, 40 याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, जिसमें 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्स है, ठीक है। ये फिगर में भी शो है यहाँ पे, तो ऐसा करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो यही था। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज लेक्स, वेटलैंड एंड कोस्टलैंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स हैव अभी ये रिपोर्ट रिलीज किया है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने, जिसमें ये 6 स्टेटस ऑफ कोरल्स ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है, ठीक है, बाय कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क स्टेटेड दैट 14% ऑफ कोरल्स आर लॉस्ट सिंस 2010, ठीक है। सो कोरल्स का लॉस जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये रिपोर्ट ये बता रहा है। एंड ये जो नेटवर्क है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, इट्स ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है कोरल रीफ इनिशिएटिव, इसके अंडर ये नेटवर्क जो है वो वर्क करता है, एंड ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक information about the status and the trends of coral reef ecosystem for their better management, ठीक है। तो a group of scientists are managers organization है that monitor the condition of coral reef, तो ये चीज याद रखना। So the flagship product of this global coral reef monitoring network is the status of coral reef of the world report, which describes the status and the trend of coral reef worldwide, ठीक है। तो ये एक डेटा सेट इन्होंने बनाया है which has more than 40 years of data from 1978 to 2019 and considered observation from 73 reef bearing countries around the world, ठीक है। तो ये चीज था। थ्रेट्स की बात कर रहे थे, तो पहले तो ये बता दो कोरल रीफ सरवाइव किस टाइप के क्लाइमेट में करती है, या किस टाइप का उन्हें टोपोग्राफी चाहिए, या क्या कंडीशन चाहिए कोरल रीफ को सरवाइव करने के लिए, ये कोई बता सकता है क्या? कुछ मीडियम चाहिए, सनलाइट चाहिए, शैलो वाटर्स, थोड़ा सॉल्टी Right. वाटर, फ्रेश वाटर नहीं चलता। देन आई थिंक ये वाला अच्छा 35 ppm के अंडर होता है क्या? जनरली मैराइन वाटर इतना होता है तो इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। सनलाइट हो गया, तो सनलाइट 200 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इनफैक्ट 200 मीटर भी नहीं, 20 मीटर से इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि शैलो वाटर रहे और सनलाइट इजीली पेनिट्रेट कर दे, और वाटर में ज्यादा टर्बुलेंस भी नहीं होना चाहिए। तो वो देख लेना कि इतना ज्यादा कोई रिवर वगैरह के माउथ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना, शैलो वाटर, तो ये कंडीशंस होती है जहाँ पे मिलता है।
और टेम्परेचर भी इनको डिसेंट चाहिए, टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट मैक्स। तो वो बेसिकली जो ट्रॉपिकल जो रीजन होता है ना, वहाँ पे जो वाटर्स होता है 27 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो उतना इनको चाहिए, ठीक है, ट्रॉपिकल वाटर्स। तो ये इस कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं। ऑल्दो नॉर्वे के अंदर भी मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनका अलग है। वहाँ पे वो कोई उसमें नहीं रहती, क्या नाम बोलते हैं, सिम्बायोसिस में नहीं रहती, जहाँ जैसे यहाँ पे इस स्टेज में अभी ये सिम्बायोसिस में रहते हैं विद एल्गी कॉल्ड जूजेंथली, जो उनको फूड प्रोवाइड करती है। बट वहाँ पे ऐसा जो उनको जूजेंथली की जरूरत नहीं है, तो वो अलग है, तो वो ठंडे पानी में भी मिल जाती है नॉर्वे के अंदर, एंड डेप्थ में भी मिल जाती है, ठीक है। तो थ्रेट्स जो है ओशन एसिडिफिकेशन है। एसिडिफिकेशन पे कोरल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो जो एल्गी है वो निकल जाती है उसमें से, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। कोरल ब्लीचिंग मतलब तो वाइट कलर हो जाता है पूरा, ठीक है। सो हमने एक फायर कोरल पढ़ा था, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में से, ठीक है, तो वो भी याद रखना। तो कोरल ब्लीचिंग हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सी लेवल राइज हो गया, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स हो गए, डिस्ट्रक्टिव एंड अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सब थ्रेट्स है जिसकी वजह से कोरल रीफ जो है वो कम सर्वाइव कर रही है, ठीक है। एंड कोरल रीफ्स के टाइप्स की बात करें तो सपोज कोई आइलैंड हो गया या कोई कोस्ट लाइन हो गया, तो सबसे पहले उसके एकदम कोस्ट के पैरेलल रन करेगा, ठीक है, तो फ्रिंजिंग, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। फिर आता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में क्या करता है कि जो कोस्टल रीजन हो गया और जो रीफ हो गया उसके बीच में एक लगून बन जाता है, ठीक है, तो वो बैरियर रीफ हो गया। धीरे धीरे लेट्स से एक आइलैंड है जिसके अराउंड ये डेवलप हो गए, जो पहले फ्रिंजिंग बना, फिर बैरियर बना, और फिर धीरे धीरे उस आइलैंड का सबसिस्टेंस हो गया, तो देन हम उसको बोलते हैं अटॉल, ठीक है। तो ये 3 टाइप की होती हैं ये कोरल रीफ्स, तो पता होना चाहिए। फर्स्ट फ्रिंजिंग, फिर बैरियर, और फिर फोर्थ अटॉल, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अटॉल आइलैंड, ट्रू और फॉल्स? True. तो ये फॉल्स है। मतलब लक्षद्वीप इज अटॉल अटॉल है। आइलैंड। करेक्ट, हाँ, लक्षद्वीप अटॉल है, अंडमान निकोबार ऐसा अटॉल नहीं है, ठीक है, तो वो याद रखना। एंड कोरल रीफ्स का बात करें तो दे आर फाउंड इन मोर देन 100 कंट्रीज, ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो इंडिया में देख लो कहाँ कहाँ मिलती है, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलती है। तो ये याद रखना, गल्फ ऑफ कच्छ में मिल रही है, गल्फ ऑफ खंबात में नहीं मिल रही है, क्योंकि गल्फ ऑफ खंबात में वेव्स बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग वेव्स आती है वहां पे, तो जो स्टेबल कंडीशन चाहिए इनको वो कभी मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। एंड कभी भी इसीलिए रिवर्स के माउथ वगैरह पे नहीं मिलती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा जनरली फर्दर अवे मिलती हैं। इसके अलावा मलवार है, मलवार इज इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, वहां मिलता है। फिर लक्षद्वीप में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑफ कच्छ के ऊपर वो कोरी क्रीक एंड सर क्रीक के यहाँ पे भी मिलती है ना, वो जो बहुत नैरो सा सेगमेंट है, वहाँ पे भी काफी प्रोडक्टिविटी है। हाँ करेक्ट, मार्चेस में जनरली देखने को मिल ही जाता है ये, ठीक है। करेक्ट। ये बायोरोक वाला भी चलता है ना इधर कच्छ में ना? हाँ, हाँ वो अभी गुजरात, ये आएगा। हम्म। हाँ, तो गुजरात के गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इसके लिए? तो फर्स्ट इज कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग प्रेडिक्शन सिस्टम, कोमैप्स, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है, ये कोरल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज लैंड ओशन इंटरैक्शन इन कोस्टल जोन, LOICIZ। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं या सिस्टम है जो कि इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं गवर्नमेंट ने फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। Then next is coral bleaching alert system to assess thermal stress accumulated in coral reefs. तो जब भी किसी तरह का स्ट्रेस होता है कोरल रीफ्स में, तो उसमें से वो एल्गी निकल जाती है, एंड जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। लेकिन कोरल ब्लीचिंग कई बार रिवर्सेबल भी होती है, यानी अगर आप सही कंडीशन को वापस ले आओ तो हो सकता है कि उसके अंदर वापस कोरल्स आ जाए, ठीक है। सो कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो चला रखा था, ठीक है। एंड अभी जैसा आई गेस नवीन ने बताया, बायोरॉक का एक एग्जाम्पल था। तो बायोरॉक में कौन कौन सी इन्वॉल्व थी उसके अंदर? जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इट वाज इन्वॉल्व, गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना।
ZSI एंड गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, GFD। तो ये मिलकर क्या कर रहे थे, एक स्टील फ्रेम लगा रहे थे पानी के अंदर या समुद्र के अंदर, एंड फिर उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज दे रहे थे। तो इस इलेक्ट्रिकल चार्ज देने का आइडिया क्या था कि उस फ्रेम के अराउंड जो कैल्शियम के फ्री फ्लोटिंग आयंस हैं उसके अंदर इन द ओशन, तो वो आके उसको चिपक जाएंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स आके चिपक जाएंगे एंड वो कैल्शियम बेसिकली फिर एक तरीके का कोरल्स को हेल्प करेगा, ठीक है। तो उस सेंस में बायोरॉक इनिशिएटिव था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज, ठीक है। किसी को वो और ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें? तो ये देख लो रिलेटेड न्यूज। फर्स्ट इज ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स। सो this fund was launched as a fundraising campaign that will culminate at the UN Climate Change Conference COP26, which was going to be held in November 2021. तो ये तो अब हो चुके हैं, तो इस टाइम हुआ था। And officially announced in 2020, GFCR is a 10 years, a $625 million blended finance vehicle established through a coalition of United Nations agency, financial institution, and private philanthropy sources. Administered by UN Multi-Partner Trust Fund Office, it is United Nations first trust fund specialty focused on SDG 14. SDG 14 क्या था? लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसको फोकस करने वाला था। नेक्स्ट, द फंड रिस्पॉन्ड्स टू द कोरल रीफ फंडिंग गैप एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फंडिंग फॉर कोरल रीफ कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कोरल रीफ फंडिंग गैप इसको इंश्योर करेगा ये। नेक्स्ट, डिमांड टू रिक्लासिफाई टॉक्सिक थ्रियोज यूज्ड इन सनस्क्रीन, ठीक है। तो सनस्क्रीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्पेशली हार्म करते हैं कोरल्स को, तो उसको बैन करने की बात करी थी। इनफैक्ट कई कंट्रीज, छोटी मोटी कंट्रीज लाइक थाईलैंड, तुवालू, इन सब ने कुछ सनस्क्रीन को बैन किया था अपनी कंट्री में। तो यूएस एक्टिविस्ट politicians have submitted a citizen petition to US FDA to reclassify 3 toxic O's, which is oxybenzone, oxytornoxate and oxytocilline। तो इन 3 ओज जो हैं, जो कि सनस्क्रीन में मिलते हैं, उनको बैन करने की बात करिए। दे urge that these chemical be shifted to non-generically recognized as safe and effective grace category, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 ingredients हैं, is present in more than 2/3 of all sunscreen. They pose threat to public health, marine life and coral reefs, ठीक है। तो इन सबको बैन करना चाहिए। नेक्स्ट, रोज शेप कोरल्स मिला अभी रिसेंटली। So scientists have discovered a pristine 3 kilometer long reef of giant rose shaped corals off the coast of Tahiti, ठीक है। तो discovery suggests that there may be more unknown large reefs in the ocean, given that only about 20% of the entire seabed is mapped, ठीक है। तो ऐसी और भी कोरल रीफ्स मिल सकते हैं। तो आइलैंड ऑफ टहेटी कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। तो ये फ्रेंच पॉलिनेशिया का पार्ट है। तो कोई बता सकता है किस जगह लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया ठीक है। के नॉर्थ ईस्ट साइड, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ है ना? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ना कोरल रीफ्स भी है। कोरल रीफ्स उसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ये क्वींसलैंड है ना। तो ये देख रहे हो, ये तो पूरा कोस्ट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये डार्क ब्लू में जो दिख रहा है, ये पूरी पूरी वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। सो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, देखी जाए कुछ, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे स्टॉर्म रीफ, पॉल रीफ, ये पूरा का पूरा ग्रेट बैरियर रीफ का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसी को ही बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कोस्ट जो है उसके अलॉन्ग रन कर रही है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये याद रखना ना। टही बात कर रहे थे ना, तो ये ऑलमोस्ट ईस्ट में चले जाओगे तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि फ्रांस का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देख लेना, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया है, और स्पेसिफिकली तहीटी कहाँ पे है इसके अंदर?
तो ये इतना सा टहेटी है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे इट्स लोकेटेड ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नहीं था इम्पोर्टेंट आई गेस इसमें। कि और तो कुछ नहीं यार इसके आसपास तो इम्पोर्टेंट। टुवालू है ना? यहाँ कुक आइलैंड भी, टुवालू, हाँ टुवालू भी था। टुवालू कहाँ था? बोरा 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 आइलैंड है सर। टुवालू थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी ऊपर। अच्छा। ठीक है, तो ये टुवालू है, ये मार्शल आइलैंड्स है यहाँ पे। ठीक है, ये गोवा में भी located है। सो ये था विद दैट, ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ ऐड करना है कोरल्स में? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वेटलैंड्स वाला जो पार्ट है वो कल करते हैं, ठीक है, रामसर वाला फ्रेश माइंड से थोड़ा। अभी यहीं एंड करते हैं इसको। किसी को कुछ ऐड करना है अभी अभी तक जो पड़ा उसमें?